Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I welcome to all of you on the platform of CSS Brindri. My name is Agha Shariar Khan. I belong to the 40th CTP and currently allocated to Pakistan and Audit and Account Service. Today is the first demo class and the only demo class of the subject international relations, which is very important because it is of 200 marks. ठीक है जी. इससे पहले जो है वो हमारा ओरिएंटेशन सेशन हो चुका था संडे वाले दिन. एक पूरा हमारा ओरिएंटेशन सेशन था संडे वाले दिन, जिसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड हाउ टू प्रिपेयर इंटरनेशनल रिलेशन, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है जी, हमने आपको ये तमाम चीजें बताई थी और एज अ सब्जेक्ट पे ओवरऑल जो है वो हमने डिस्कशन भी की थी, जिसमें हमने बताया था कि ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं ऑप्ट करना चाहिए. फिर जो बच्चे अभी भी थोड़े से कंफ्यूज थे कि सर टीचिंग स्टाइल क्या होगा, ऑल दो इसमें मेजोरिटी वो बच्चे हैं जो हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो है वो इनरोल हो चुके हैं और डिफरेंट जगहों पर इनरोल हो चुके हैं, बट उनके लिए एक डेमो क्लास रखना जरूरी थी. अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल में कुछ कंफ्यूजन है. फॉर एग्जांपल जहांगीर पूछ रहे हैं, जहांगीर वगैरह, मैं आप लोगों को ये बात बताता चलूं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने अलग लिंक शेयर किया था. अगर आपको याद हो, जहांगीर आप हमेशा गलती करते हैं, आप हमेशा ब्लंडर कर रहे होते हैं. मुझे नहीं पता कि आप इतनी गलतियां क्यों करते हैं. आप लेट आकर कभी कुछ सवाल कर लेते हैं, बट मैंने दो लिंक शेयर किए थे. एक लिंक आईआर का था, अगर आपने सही से पढ़ा हो, और एक लिंक हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का था. तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का डेमो सेशन ज्वाइन करना है तो आपने दूसरे लिंक पर क्लिक करना था, पहले लिंक पर क्लिक करना नहीं था. और जो वो सेशन है वो हमारे सर रहमतुल्लाह यासीन ले रहे हैं, जो कि ACIRS है. ठीक है जी, तो आप दोबारा वापस जाए ग्रुप पर और पॉलिटिकल साइंस का लिंक को देखें जो मैंने शेयर किया था. अच्छा जी, आज हम अपने बगैर कोई टाइम हम जो है जाया किए हुए अपने जो है वो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. अच्छा जी, पहले सब लोगों से ये पूछना है कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, मेरी आवाज सही से आ रही है आप लोगों को, फिर मैं आगे बढ़ूं. चलें जी, थैंक यू जी वेरी मच. द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, नेशन स्टेट सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी एंड IR एज अ डिसिप्लिन. इन सब के ऊपर इंशाल्लाह बात की जाएगी. सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ IR. ये मेरे पूरे डिटेल नोट्स हैं इंशाल्लाह. जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे और उनको नोट्स चाहिए होंगे तो ये पूरे डिटेल नोट्स भी उनको मिल जाएंगे. ठीक है जी, हमारा तरीका क्या 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 होगा इस पूरे सेशन में कि मैं हर सेशन के अंदर एक से दो या तीन टॉपिक्स, और अगर दो क्लास हो तो चार टॉपिक्स तक आपको पढ़ाऊंगा. चार टॉपिक के बाद मैं ग्रुप के अंदर जो है वो रिसर्च पेपर्स भी उन टॉपिक्स के शेयर करूंगा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से. NDU से, ISSI एक सोर्स है, इसी तरह साउथ एशिया जर्नल एक सोर्स है, और वेरियस सोर्सेज है वो आपसे शेयर करूंगा. और कॉम्प्रहेंसिव नोट जिसको चाहिए वो डिलीवर हो जाएंगे ऑल ओवर पाकिस्तान. फ्लैट डिलीवरी है जो हमारा सेशन ज्वाइन करेगा. सिर्फ नोट्स ये नहीं मिलेंगे जी, ये मैं बात पहले ही क्लियर बता देता हूं मैं आपको. अच्छा जी, अब आते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ IR. अच्छा, यहाँ पे मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं एक टॉपिक के नीचे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखूं कि डज IR रियली हैव अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और डज एनीथिंग हैव अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज डेफिनेशन बाय द वे. ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको मजीद सोचने पे मजबूर करेगा. जब ये पूरा आप सेशन कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इस तरह के आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मजीद सोचने पे मजबूर करेंगे. क्योंकि जब हम पोस्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई कोई डेफिनेशन किसी चीज की होती ही नहीं है, पोस्ट मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट वाले बोलते हैं. तो आप इन क्वेश्चन पर अभी गौर ना करें. अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ IR. अच्छा जी, जैसा कि मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है. इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है. वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर डिफाइन कर रहे होते हैं.
इंटरनेशनल रिलेशंस की नेचर को मद्देनजर रखते हुए आईआर के डिसिप्लिन को एज एकेडमिक डिसिप्लिन को वो डिफाइन कर रहे होते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है जो इंटरनेशनल रिलेशंस की नेचर को बड़ा नैरो एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बहुत नैरो सब्जेक्ट है और उसका पूरा फोकस जो है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स के ऊपर है। यानी जो दो स्टेट्स के दरमियान स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वही पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? अकॉर्डिंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में चीजें आ जाती हैं वॉर, पीस, डिप्लोमेसी, डिफरेंट एग्रीमेंट्स, आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स। ये चीजें स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में आती हैं और उनके नजदीक आईआर डिसिप्लिन जो है वो पूरा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस अमंग स्टेट्स का नाम है। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? उसमें हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड वॉर। एक वॉर हो रही है तो क्यों हो रही है? हाउ टू इंश्योर पीस इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में हम पीस किस तरह इंश्योर कर सकते हैं। कंट्रीज अगर अपनी एक फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं तो वो उस फॉरेन पॉलिसी वही गोल्स क्यों बना रहे हैं, ठीक है। फिर उस फॉरेन पॉलिसी को अचीव करने के लिए वो कौन सी मींस को यूज कर रहे हैं, किस तरह वो फॉरेन पॉलिसी के एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं, उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। एग्रीमेंट्स अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एक आर्मामेंट्स और डिसआर्मामेंट्स का एग्रीमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल रशिया और सोवियत यूनियन ने सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 किया, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 2, तो वो क्यों किया, वजह क्या थी उसकी, दोनों कंट्रीज ने क्यों किया। एक कंट्री अगर आगे है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने दुश्मन से किसी एक हिस्से के अंदर लीड हासिल है तो आप क्यों अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे। इसी तरह अगर आपके अपने दुश्मन को आपके एक डोमेन के अंदर आपसे वो पीछे है तो वो अपने ऊपर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, वो क्यों परमानेंटली सेकंड पोजीशन को एक्सेप्ट करेगा। उसको तो एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए, उसको तो परमानेंटली सेकंड पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो क्या इसके पीछे रैशनैलिटी है, नहीं है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे। और फिर मैंने जैसे कि बोला कि पीस किस तरह इंश्योर हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, डायलॉग के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के थ्रू, आइडेंटिटी को चेंज करने के थ्रू। ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो नैरो डेफिनेशन लेता है यार की, ओनली फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पे फोकस करता है, ठीक है। तो जब भी एक अब अक्सर सवाल आता है पेपर के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी पास्ट पेपर्स में कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इट्स स्कोप। अब बच्चे जब 2 लाइन की डेफिनेशन याद करके गए हुए होते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस की किसी भी बुक से, तो वो उस सवाल में आकर फंस जाते हैं। ऑल्दो इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन एन एग्जाम टू अटेम्प्ट, ये इजीएस्ट क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन बच्चे उसके अंदर फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसको डिटेल में जाके स्टडी किया हुआ नहीं होता कि आईआर की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। वेरियस स्कूल ऑफ थॉट उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट मैंने आपको क्या बताया कि जो सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को इंटरनेशनल रिलेशंस की डेफिनेशन मांगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक रिलेशंस अमंग स्टेट्स, एंड व्हाट इज अंडर स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, वॉर, पीस, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट, पावर पॉलिटिक्स, ठीक है जी। अच्छा, देन आप आ जाए सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट वो है जो ब्रॉड लेंस से डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को देखता है, जो एक ब्रॉड प्रिज्म से इस डिसिप्लिन को व्यू कर रहा होता है। जोहरा मेरे ख्याल में आपने लेट ज्वाइन किया है, जोहरा लेट ज्वाइन किया है ना आपने, तो देखें ना अब आपने लेट ज्वाइन किया, अब आप सबका टाइम तो जाया ना करें। चले मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा था अब कोई भी लेट ज्वाइन करेगा मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग उससे सुन लीजिएगा जो बच्चे सेशन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आईआर की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसिप्लिन वो आईआर को डिफाइन कर रहे होते हैं। पहला स्कूल ऑफ थॉट वो है जो आईआर को एक नैरो
प्रिज्म से व्यू कर रहा होता है, ठीक है, पैरोकियल डेफिनेशन देता है, नैरो माइंडनेस रखता है एज फार एज द डिसिप्लिन ऑफ आईआर इज कंसर्न। उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक रिलेशंस अमंग स्टेट्स। उनके बकौल इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? स्ट्रेटेजिक रिलेशन है अमंग स्टेट्स का। अब स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों को, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में चीजें आ जाती हैं जी, वॉर, कि वॉर के क्या कॉजेज हैं, क्यों होती है वॉर, पीस किस तरह इंश्योर कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है पीस इंश्योर करने के, फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री किस तरह बनाता है, अपना नेशनल इंटरेस्ट किस तरह डिफाइन करता है, और फिर उसको प्रमोट किस तरह करता है, क्या मींस अचीव, क्या मींस अडॉप्ट करता है अपनी नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए। अगर दो तरह के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो वो क्यों होते हैं, पार्टिकुलरली इन स्ट्रेटेजिक डोमेन। मैंने एग्जांपल दी सॉल्ट 1 की, सॉल्ट 2 की, आईएनएफ ट्रीटी की, और इसके अलावा बेशुमार ट्रीटीज है। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट था। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट है जी हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड व्यू से इंटरनेशनल रिलेशंस को देखता है, एक ब्रॉड डेफिनेशन रखता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि द रिलेशन इंटीग्रेशन of everything with everything else, integration of everything with everything else is basically the definition of international relations. Yeah, the relations between two states, all kinds of relations between two states is under the scope and definition of international relations. यानी हर तरह का रिलेशन जो है स्टेट के दरमियान, चाहे वो स्ट्रेटेजिक नेचर का हो, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर का हो, चाहे वो सोशल नेचर का हो, चाहे वो कल्चरल नेचर का हो, इट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। वो लोग अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रिलेशन यानी वॉर पीस डिप्लोमेसी के अलावा किन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं? ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत फोकस होता है। हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बड़ा फोकस होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्यों है, वो आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, आजकल के दौर में अनदर इमर्जिंग जो फील्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वो है जी मास मीडिया कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर वर्ल्ड जिसको आप कहते हैं, ठीक है। वो एक इमर्जिंग फील्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, क्योंकि साइबर वर्ल्ड के थ्रू आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप लोगों के जो है वो इलेक्शंस के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी को इंपेरल कर रहे हैं दूसरे नेशंस की, आप पूरी हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर लड़ रहे हैं थ्रू साइबर वर्ल्ड, थ्रू साइबर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के। तो किन किन चीजों पे उनका फोकस है? एक तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पे ऊपर उनका फोकस तो है ही है, फिर ग्लोबलाइजेशन एक पार्ट है, फिर आपका क्या आ जाता है साइबर वर्ल्ड जो कि एक इमर्जिंग डायमेंशन है इंटरनेशनल रिलेशंस की। फिर क्या है जी आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके नजदीक के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेट के बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं, स्टेट के बिहेवियर को मोल्ड करती हैं। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन अंडर द चैप्टर 7 किसी भी स्टेट के ऊपर बाइंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल 9/11 का अटैक हुआ, 9/11 के अटैक से पहले अलकायदा जो थी उसके ऊपर चैप्टर 7 की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहले से रेजोल्यूशंस मौजूद थी, क्योंकि अलकायदा ने तंजानिया के अंदर अटैक किए हुए थे यूएस एम्बेसीज के ऊपर। जैसे ही 9/11 हुआ वो रेजोल्यूशंस मौजूद थी, फिर नेटो ने अपना आर्टिकल 5 उसके ऊपर ट्रिगर कर दिया। यानी आर्टिकल 5 का क्या मतलब होता है कि अगर एक नेटो मेंबर के ऊपर हमला होता है तो यह कंसीडर किया जाता है कि सारे मेंबर कंट्रीज के ऊपर हमला हुआ है। तो स्मॉलर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर यह ऑप्शन मौजूद नहीं था कि वो उसको उस वक्त यूएस को अपोज करें। वजह इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब यह है इस एग्जाम्पल से कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ भी जो है वो एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को, उसके गोल्स को इंपैक्ट करती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल इंपैक्ट करती हैं।
और बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद है, बारी बारी देंगे अगर आप लोग साथ रहे। इसकी एक और एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल फैब 27 के अंदर जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की और आपने और हम लोगों ने उस रिटेलिएशन स्ट्राइक की और फिर अभिनंदन विंग कमांडर को हमने कैप्चर किया, तो आपने देखा विद इन डेज के अंदर अभिनंदन को हमने वापस भेज दिया। क्यों? क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन मौजूद है। जेनेवा कन्वेंशन 3 रिलेटेड टू प्रिजनर, 4 रिलेटेड टू सिविलियंस मौजूद है, जिसके अंदर यह है कि आपने प्रिजनर ऑफ वॉर को वापस भेजना है। हमने वापस भेजा। आईसीजे का फैसला आया रिलेटेड टू कुलभूषण जाधव, हमने एक्सेप्ट किया, ऑल दो उसके अंदर बड़ी गलतियां थी। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस भी दिखाओ ना, मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट, जैसे ये ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें, ये हमारा आईआर का सिलेबस है। आप देखें तो इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर या इंटरनेशनल लॉ भी एक पार्ट है सिलेबस का। यानी वो जो मैं ब्रॉड डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे आप देखें कि इंटरनेशनल लॉ आईआर का पार्ट है आपका। ठीक है जी। अच्छा, तो ब्रॉड डेफिनेशन के अंदर क्या चीज आ गई? पहले तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, दूसरा डायमेंशन ग्लोबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड डायमेंशन जी मैंने आपको बताया जो कि न्यू इमर्जिंग डायमेंशन है, साइबर वर्ल्ड, जिसको हम इंफॉर्मेशन डोमेन भी कहते हैं। फोर्थ डायमेंशन मैंने आपको क्या बताया यहां पर? फोर्थ डायमेंशन मैंने आपको बताया इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर एक तीसरी डायमेंशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, के पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का आपस में लिंक किस तरह है। एक कंट्री के पॉलिटिकली स्ट्रांग होने की वजह से उसके इकोनॉमिक रिलेशंस में क्या फर्क पड़ता है, या एक कंट्री के इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन होने की वजह से उसके इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो पावर हायरार्की है उसके अंदर क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर एग्जांपल है आपके पास इंडिया की। अब इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क हैं। पाकिस्तान की बात जो है वो इंटरनेशनल फोरा पे कम सुनी जाती है, इंडिया की बात इंटरनेशनल फोरा के ऊपर ज्यादा सुनी जाती है। एग्जाम्पल, इंडिया का इकोनॉमिक क्लाउट, इंडिया का दुनिया पे इकोनॉमिक क्लाउट क्यों है? ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक क्लाउट है, दैट्स वाई उसका वेटेज ज्यादा है। अच्छा, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ये भी देखती है, यह स्कोप में पढ़ेंगे पूरी चीजें, चलें स्कोप के लिए वहां पर रखते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी भी एक पार्ट है आपका किसका जी? इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो कहने का मकसद यह है कि डेफिनेशन ऑफ आईआर, देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ आईआर। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस इन डिफरेंट वे। ठीक है जी। उसके अंदर एक है नैरो व्यू, एक है ब्रॉड व्यू। नैरो में सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को कंसीडर किया जाता है, आईआर का पार्ट जिसमें स्ट्रेटेजिक रिलेशंस आ जाते हैं, डिप्लोमेसी, वॉर, पीस, हाउ टू इंश्योर पीस, नेशनल इंटरेस्ट, पावर पॉलिटिक्स वगैरह। एक स्कूल ऑफ थॉट वो है कि जो कि ब्रॉड व्यू है, जिसमें हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के साथ साथ पॉलिटिकल रिलेशंस, सोशल कल्चरल डायमेंशन आ जाती है, ग्लोबलाइजेशन की डायमेंशन है हमारे पास, साइबर वर्ल्ड की डायमेंशन है। इसी तरह हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है। यहां तक ये समझ में आई डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आगे बढ़ा जाए जी। जय कुमार कह रहे हैं सर डॉक्टर आफिया वाज कैप्चर्ड बाय यूएस, डज नॉट अप्लाई जेनेवा कन्वेंशन। जय कुमार, आपका सवाल थोड़ा सा टेक्निकली गलत है, बट मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं आपने ये सवाल किया। वो हमारे जेनेवा कन्वेंशन इन द सिचुएशन ऑफ वॉर अप्लाई होते हैं। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन का ताल्लुक है जस्ट एड बेलम से, कि हाउ टू कंडक्ट द वॉर, उससे ताल्लुक है। इंटरनेशनल लॉ जब आप लोग इंशाल्लाह मुझसे पढ़ेंगे तो मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। और फिर यहां पर यह भी मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही हम इंटरनेशनल रिलेशंस को मजीद आगे लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज ऑल अबाउट पावर। इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट पावर। इट इज द गेम ऑफ पावर। इट इज अ डर्टी गेम, बट इट इज व्हाट इट इज। ठीक है, जब आप रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे ना, तो आपको असल में पता चलेगा कि ये पावर का गेम है।
तो जिसके पास पावर है वो लॉस को मोल्ड भी कर सकता है, वो लॉस को वायोलेट भी कर सकता है और अपनी मर्जी के हिसाब से लॉस बना भी सकता है। ये आपको पता चलेगा इंशाल्लाह जब हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। ठीक है जी, अच्छा सवाल, क्या इस तरह के सवाल पूछा करें ताकि मैं गलत भी कर दूं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि सवाल पूछें, कोई मसला नहीं, इग्नोरेंट ना रहें। अच्छा जी, क्लियर है जी, डेफिनेशन ऑफ आईआर क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए, स्कोप के ऊपर आई जाए बात। चलें जी, स्कोप के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ आईआर? अगेन जब स्कोप की बात की, नेचर की बात की, तो वही दो स्कोप हैं, वही नेचर है कि एक ब्रॉड है और एक जो है वो नैरो में। स्कोप में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, अभी जो सारी चीजें हमने स्टडी की, अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस का अपना सिलेबस भी देख लें जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का स्कोप है। क्या क्या चीजें जी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप के अंदर? पहली चीज मैंने क्या लिखी हुई है यहां पर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। पहली चीज है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप के अंदर इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हाउ टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसे ही चला लूं क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। सिर्फ 2 सेकंड दे मुझे। अच्छा जी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, हाउ टू इंश्योर इंटरनेशनल सिक्योरिटी। दुनिया में इंटरनेशनल सिक्योरिटी किस तरह हमें इंश्योर करनी चाहिए? बहुत सारे तरीके हैं जी। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक तरीका है, जैसा कि नेटो है कि आप कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू इंश्योर करें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक तरीका है कि आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। इंटरनेशनल लॉ एक मेथड है, डिप्लोमेसी एक तरीका है। इसी तरीके से जो है वो आप मिलिट्री मींस के थ्रू भी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। वॉर ऑफ नैरेटिव्स के थ्रू भी आप सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स हैं टू इंश्योर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पावर एक तरीका है जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। यूनिपोलैरिटी या जिसको हम बोलते हैं हेजेमोनिक थ्योरी एक थ्योरी है जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आईआर 1 में पहली क्लास में आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूं ना, बैलेंस ऑफ पावर, रियल पॉलिटिक्स और काफी टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, वो सब चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है। अभी मैंने बोला हेजेमोनिक थ्योरी, अब बच्चे बोलेंगे सर ये हेजेमोनिक थ्योरी क्या है? भाई डिटेल में पढ़ेंगे जब बैलेंस ऑफ पावर का टॉपिक पढ़ेंगे। ये जस्ट स्टार्ट है, स्टार्ट में काफी चीजें डिफिकल्ट लगती हैं क्योंकि वो पढ़ी नहीं होती। ठीक है, जब आप मेरा हमेशा से ये मानना होता था कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करता था और फिर मैं डेफिनेशन पढ़ता था, क्योंकि फिर मुझे पूरी समझ में आ जाती थी। लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका है कि पहले आप डेफिनेशन स्कोप पढ़ो, तो उस स्टैंडर्ड तरीके से मैं आपको बता रहा होता हूं। लेकिन ये आपने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो आप डेफिनेशन, स्कोप, यूटिलिटी खुद से लिखेंगे, इंशाल्लाह ये बात तय है। अच्छा जी, पहला इंटरनेशनल सिक्योरिटी, मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें आ जाएंगी कि वॉर हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे रीजंस क्या है, ग्लोबल लेवल के ऊपर रीजंस क्या है। ठीक है, एक वॉर होती है तो उसके ग्लोबल पर्सपेक्टिव, याद रखना आईआर में 3 लेवल ऑफ एनालिसिस होते हैं, ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस, स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस और इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस। कोई भी चीजें होती हैं हम 3 लेवल के ऊपर उसको एनालाइज करते हैं कि ग्लोबल लेवल पे उसके क्या रीजंस थे या इंपैक्ट आया, स्टेट लेवल के ऊपर और जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। यानी अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 को स्टडी करेंगे ना कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड वर्ल्ड वॉर 1, तो हम पहले ग्लोबल लेवल पे उसको एनालाइज करेंगे कि भाई ग्लोबल लेवल पे क्या एनालाइज था कि ग्रेट डिप्रेशन था हमारे पास, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, एक वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रहा था। फिर क्या था जी, आपने ट्रीटी ऑफ वर्साइले के अंदर जो है वो आपने एक बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब कर दिया था, आपने एक इंपॉर्टेंट नेशन स्टेट सिस्टम को इरेडिकेट करने की साजिश की। अब वो डिटेल के अंदर जाए बगैर वो वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं पहला ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस में ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, ट्रीटी ऑफ वर्साइले में आपने बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। फिर जो है आपके पास स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस में आ जाए, स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस में आप बोलेंगे भाई क्यों हुआ सिक्योरिटी डिस्टर्ब, क्यों हुई दुनिया की, नेशनलिज्म, फैशिज्म। ठीक है, क्या था, नेशनलिज्म और फैशिज्म, मसोलिनी, हिटलर जैसे लोग मौजूद थे, द ड्रीम ऑफ 1000 ईयर रीक,
हिटलर बोलता था मेरा ड्रीम है कि मैं 1000 साल की जर्मन एम्पायर को मेंटेन करूं, और दूसरी तरफ मसोलिनी देखे तो उसका नारा था कि मसोलिनी इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर यह था। फिर अगर आप इंडिविजुअल लेकर ऊपर आ जाए तो फिर हम सिर्फ हिटलर और मसोलिनी के कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, नेशन के अंदर होने वाले नेशनलिज्म और फैशिज्म को कंसीडर नहीं करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है, कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी में आप ये पढ़ते हैं कि वॉर हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है, पीस मेंटेन करना है तो किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हम मेंटेन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लॉ, डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आपके पास जो है वो आइडेंटिटी का नैरेटिव। ठीक है, फिर है जी हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को अगेन डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, अगर मेरे पास स्लाइड्स हो यहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की। ये देखें जी, व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो आईआर का मजीद एक स्कोप का एक मेजर पार्ट है। इंटरनेशनल इकोनॉमी इज ऑल अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली इंटरसेक्शन है, इंटीग्रेशन है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का। then illuminates why change occur in the distributes of state wealth and power। अगर किसी स्टेट की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस उसकी इंटरनेशनल सिस्टम की जो लेडर है या हायरार्की है उस पोजीशन में क्या चेंजेस लेकर आती है। चाइना की एग्जांपल आपके सामने। चाइना की इकोनॉमी जब वीक थी, जब 20% भी नहीं थी इकोनॉमी यूएस के मुकाबले में, तो चाइना का पॉलिटिकल क्लाउड देखें कितना कम था। आज चाइना की इकोनॉमी 2025 में यूएस से भी आगे निकल जाएगी, तो चाइना का पॉलिटिकल क्लाउड देखें आप कितना बढ़ गया है, पॉलिटिकल लेवरेज देखें आप कितनी बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स आपस में इंटरसेक्ट है, इंटीग्रेट है, सिंक्रोनाइज है। मेरी बात मुश्किल तो नहीं लग रही आप लोगों को? मेरी बातें जी मुश्किल तो नहीं लग रही आपको? शुरू में हो सकता है मुश्किल लगे, इंशाल्लाह आगे जाके आसान लगेगी। अच्छा जी, अब IP remains relevant because it focuses on the vortex of economics so controversial today in the age of globalization। अच्छा, फिर ये इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में आप क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, कि जो कि आजकल एक कंट्रोवर्शियल चीज भी है, उसके कुछ सपोर्टर्स भी हैं, कुछ उस चीजों को निगेट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ उस चीजों को जो है वो निगेट भी कर रहे होते हैं। वो क्या चीजें हैं कि आपने जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, जिसको हम ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, जस्ट लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, इसी तरह दूसरे इंस्टीट्यूशंस, वो कहने को तो जो है वो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप IMF को ले लें तो कहने को कहता, क्या कहता है कि हम दुनिया में एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए आए, हम मैक्रो लेवल के ऊपर दुनिया की जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको स्टेबल रखने के लिए बने। अगर आप वर्ल्ड बैंक को देखें तो वो कहता है कि हमारा जो रोल है वो बेसिकली पुअर्टी को खत्म करना है, और वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं उनको डेवलपमेंट के लिए जो है वह है वो लोन ग्रांट्स वगैरह देना है। लेकिन अगर आप उनके बैक पर्सपेक्टिव पर आए, जिसको हम न्यू इंपीरियल पॉलिसीज कहते हैं या जो हम डिपेंडेंसी थ्योरीज में पढ़ते हैं, वो कहती है कि आप इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज के स्ट्रिंग्स को पुल करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आप उनके ऊपर हैवी कंडीशंस लगा देते हैं, और हैवी कंडीशंस लगाने की वजह से आप उनकी सॉवरेनिटी को वायलेट करते हैं, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, आप उनके मुल्क में इंपॉर्टेंट होने वाले डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, ताकि आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। एग्जाम्पल, FATF की एग्जाम्पल हम सबके सामने मौजूद है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया तो पाकिस्तान उस वक्त 45 या 46 नंबर पे था इन द रैंकिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में पाकिस्तान का रैंक 45 या 46 था, यानी इससे पहले कोई 40 कंट्रीज मौजूद थे
तो पाकिस्तान से बुरी कंडीशन में पहले से ही कितने कंट्रीज मौजूद थे? 40। तो पाकिस्तान को ही क्यों ग्रे लिस्ट में डाला गया? अगर डालना ही था तो उन 40 कंट्रीज को भी ग्रे लिस्ट में डालते। सिंपल वजह, स्ट्रेटेजिक रीजन, पॉलिटिक्स। US tried to force Pakistan, tried to create pressure on Pakistan so that Pakistan help US in Afghanistan peace process more efficiently, do more. और वही हुआ, आपने देखा FATF की ग्रे लिस्ट में गया, प्रेशर आया और जो है हमने देखा कि अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस बड़ा रैपिडली आगे बढ़ा। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो पॉलिटिकल मींस के थ्रू अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए भी होते हैं। कहने को इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं बट पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। अच्छा जी, तो मैंने आपको ये चीज भी बताई कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर हम ये भी चीजें पढ़ते हैं कि अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो वर्ल्ड मैप के अंदर ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट होता है यार में। मैं बताता हूं रिजवान अली जफर, मैं आपको बताता हूं, एंड में मैं सब बताऊंगा, नोट्स फीस सब बताऊंगा। अच्छा, IR में जी ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज मीन बाय ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ? अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो नॉर्थ के कंट्रीज आपको ज्यादा डेवलप्ड नजर आएंगे और जो साउथर्न कंट्रीज हैं वो आपको डेवलपिंग या पुअर नजर आएंगे। पूरा आप जो है वो यूरोप देख लें, नॉर्थ अमेरिका देख लें, चाइना रशिया देख लें, तो आपको डेवलप वर्ल्ड है। ठीक है, आप नीचे आए तो यहाँ पे पूरा साउथ एशिया आपको मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा, लैटिन अमेरिका मिलेगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज इसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली एक तरह से यहाँ पर डिवाइड हुई हुई है। ठीक है, यहां पर क्या हुई हुई है? सेक्शनल डिवाइड कह लें, आपको सेक्शनल डिवाइड हुई हुई है। बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी तो सिविल वॉर की है लेकिन मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। अच्छा, अब IR में कहा जाता है कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का गैप है, क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान, या जो गरीब मुल्क हैं लाइक आप ले लें अफ्रीकन कंट्रीज ले लें, घाना ले लें, कोंगो ले लें, वो गरीब और डेवलपिंग क्या अपनी पॉलिसीज की वजह से है, या आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि डेवलपिंग कंट्री कभी ऊपर ही नहीं आ सकता? यह एक बहुत बड़ा सवाल है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का। ये मैंने तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। इज रिलेटिव पॉवर्टी ऑफ ग्लोबल साउथ बेटर एक्सप्लेन बाय इंडिजीनियस कंडीशन इन इंडिविजुअल कंट्रीज और बाय सम एट्रीब्यूट ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम? किस वजह से है? अपनी पॉलिसीज की वजह से, या आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह डिजाइन किया हुआ है? ठीक है जी, इसके अंदर हम पूरी थ्योरी पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जो बताती है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। कोर कंट्रीज, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज। वो डिटेल इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर चेंज होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में क्या इंपैक्ट होता है। देखो, फिर पावर और इकोनॉमिक्स मिले हुए यहां पर। दोबारा से रिपीट करता हूं, इंटरनेशनल पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंज आने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर आप 1990s के बाद का दौर देखें तो उस दौर में आपको सोवियत यूनियन का कोलैप्स नजर आएगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सोल सुपर पावर है दुनिया में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1990 के बाद से तकरीबन 2003 तक, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 2008 तक, तकरीबन कोई 18 साल का पीरियड यूएस ने सुपर पावर यूनिपोलर वर्ल्ड को एंजॉय किया। उसको चैलेंज करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। उस दौरान आप देखें तो यूएस वाज द चैंपियन ऑफ लिबरल वर्ल्ड। आपको उस वक्त यूएस लिबरल वर्ल्ड का चैंपियन नजर आएगा। वो ये बोलता हुआ नजर आएगा कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए। वो ये बोलता हुआ नजर आएगा कि कोटास को, रिस्ट्रिक्शंस को और कस्टम्स ड्यूटीज को हटा देना चाहिए। वो आपको ये बोलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अच्छा,
अब क्या हुआ, इंटरनेशनल पावर सिस्टम के अंदर चेंज आया। किस तरह चेंज आया जी, मैं आपको बताता हूं। राइज ऑफ चाइना हुआ, राइज ऑफ रशिया हुआ, या जिसको हम बोलते हैं राइज ऑफ ब्रिक्स हुआ। ब्रिक्स में कौन कौन है, ब्राजील, रशिया, चाइना, आपके पास साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये है ब्रिक्स के कंट्रीज। ठीक है जी, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये ब्रिक्स के कंट्रीज है। अब इनका राइज हुआ, जैसे ही यूएस ने देखा कि इनके कॉम्पिटिटर्स अब इंटरनेशनल सिस्टम में आ गए हैं, वो यूएस जो ओपन ट्रेडिंग सिस्टम का चैंपियन होता था, वो ट्रेड वॉर पे चला गया। वो कोटास को, रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करने लग गया। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से ट्रेडिंग सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर चेंजेस आए। क्यों आए, किस लिए आए, उसकी डिबेट बाद में। So this is basically a vortex of politics and economics, intersection of politics and economics, which is called international political economy. There are various theories under international political economy which we will study in later classes, but यहाँ पर स्कोप को समझाने के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझाना जरूरी था। तो पहली स्कोप में हमारी कौन सी चीज थी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसको बड़ा डिटेल में समझाया मैंने आपको। मजीद भी मैं आपको समझा सकता था। इंटरनेशनल सिक्योरिटी की डिटेल है कि जी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या है, नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या है, लेकिन वो पूरी आगे के लेक्चर्स के अंदर। अच्छा, फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी आपको समझाया कि किस तरह पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और क्या क्या चीजें जो है वो डिफाइन कर रही होती हैं, वो आपको समझाया गया। अब तीसरी चीज है, सर यूएस वाज एन इंटरनेशनल पावर सिस्टम बिफोर यूएस। जी बिफोर यूएस दो पावर सिस्टम थे, एक यूएसएसआर था और एक जो है वो हमारे पास यूएस था। काइंडली जी अपनी वीडियोस को ऑफ कर दिएगा, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर फिर क्या है जी, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा क्या है जी यहां पर, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है जी हमारे पास इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पार्ट है जी हमारे पास इंटरनेशनल लॉ का, इंटरनेशनल रिलेशंस का। किस तरह मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी फॉरेन पॉलिसी को, आपके नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह इंपैक्ट करती हैं। अभी हम आगे जाके आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यूएन का आर्टिकल 24 है, यूएन का आर्टिकल 2 सब क्लॉज 5 है, 2 क्लॉज सब क्लॉज 7 है, यूएन का आर्टिकल 25 है। ये तमाम आर्टिकल्स जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। किस तरह करेंगे और ये आर्टिकल क्या है हम पढ़ेंगे। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ और मजीद इम्पैक्ट कर रहा होता है। जेनेवा कन्वेंशंस मैंने आपको बताए, जेनेवा कन्वेंशन 1, 2, 3, 4। इसी तरह हैग कन्वेंशन 1899 के, 1907 के, जो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। आपके पास IAEA है, NPT ट्रीटी है और मुख्तलिफ लॉज रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल डिप्लोमेटिक वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वियना कन्वेंशन ऑफ कॉन्सुलर रिलेशंस है। ये तमाम चीजें वो हैं जो आपको इम्पैक्ट कर रही होती हैं, आपके रिलेशंस को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। दैट इज व्हाई इट इज अंडर द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा जी, फिर है जी हमारे पास मास मीडिया, कम्युनिकेशन, साइबर वर्ल्ड। इसकी एग्जांपल मैं दे चुका हूं कि न्यू वर्ल्ड के अंदर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, क्योंकि ये चीज आपकी इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, ये चीज आपकी सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है। इकोनॉमी से किस तरह रिलेटेड है, डिजिटल पाकिस्तान, अगर आपने नाम सुना, डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। हम खुद साइबर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी बूम हो, दुनिया में टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुके हैं लोग, जो है वो ऑटोमेट हो चुके हैं। सिक्योरिटी से किस तरह लिंक है, पूरी आपकी हाइब्रिड वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर इसी डोमेन में लड़ी जाती है। किसी ने अगर केस स्टडी इसकी स्टडी करनी हो तो यूक्रेन के ऊपर जो है वो जो क्रीमिया है उसके ऊपर जो यूएसएसआर का इन्वेजन हुआ था 2014 में, उसने किस तरह यूज किया था हाइब्रिड वॉरफेयर को, वो आप पढ़ सकते हैं। यूएस की, रशिया की बात कर रहा हूं बेसिकली, रशिया की इंटरवेंशन आप पढ़ सकते हैं। 2016 के इलेक्शंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरह उसने इंटरवीन किया। इंडिया की आप साइबर वॉरफेयर या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान, उसको आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह साइबर वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को अंडरमाइन किया जा रहा है, एक दूसरे की आवाम की साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, उनको पुश किया जा रहा है कि वो अपने ही नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ खड़े हो जाए। ठीक है जी।
देन ग्लोबलाइजेशन पूरा एक दौर है, इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग विद एवरीथिंग एल्स। आप ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है जी? फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स। Free flow of people, free flow of goods, free flow of services, free flow of information across the borders called globalization. वो किस तरह हो रही है, क्या इंपैक्ट आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का? बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन या ब्रेग्जिट हो गया, या आपकी दुनिया के अंदर की जो न्यू नेशनलिज्म या फैशिज्म की वेव आई है, वो बेसिकली एक बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन का, बैकलैश अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। दैट्स व्हाई ये चीजें हुई हैं, और कोविड 19 ने इसको मजीद एक्सरबेट कर दिया है, जिसके नतीजे में आप फैशिज्म देखेंगे, नेशनलिज्म देखेंगे, आप जेनोफोबिया देखेंगे, आप पॉपुलिज्म देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर। फिर है जी नॉर्थ साउथ कॉन्फ्लिक्ट और डिस्पैरिटी। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि क्या नॉर्थ साउथ का जो गैप है वो साउथ जो कंट्रीज है यानी पुअर कंट्रीज है उनकी अपनी वजह से, या आपने इंटरनेशनल सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया। यहां तक आपको समझ में आया जी स्कोप ऑफ आईआर? क्लियर है जी? आगे बढ़ा जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, एक मिनट रुके। पॉलिटिकल साइंस में इशू आ रहा है बच्चों को। अभी भी जी पॉलिटिकल साइंस में इशू आ रहा है, या जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया? मैं जी थोड़ी चीजें सॉल्व करवा लूं, ताकि क्योंकि हमारी दूसरी जगह भी चल रही है। चले जी। अच्छा, यूटिलिटी ऑफ आईआर के ऊपर आ जाते हैं। यूटिलिटीज क्या है, किस तरह हम इसको डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमें बताते हैं, इसको किस तरह हम यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या क्या चीजें बता रहा होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये मैंने अपने जो है वो ओरिएंटेशन सेशन में भी आपको बताया था कि वाई टू ऑप्ट आईआर में, कि बेसिकली इट गिव थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उसका पूरा आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बता रहा होता है। ठीक है जी, पूरा आपको थ्योरेटिकल फ्रेम बने बने एग्जांपल दी थी ओरिएंटेशन सेशन के अंदर भी, इसी टाइम पर यूएस ने चाइना से ट्रेड वॉर क्यों इनिशिएट की। अच्छा, फिर मैंने एग्जांपल दी थी कि यूएस और चाइना के रिलेशंस स्ट्रेन हो चुके हैं, तो क्या वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पीस किस तरह कराया जाता है। ठीक है, वाई इस वक्त वो इंडिया जो सेक्युलर इंडिया था वो एकदम से नेशनलिस्ट इंडिया या आरएसएस का इंडिया कैसे बन गया। क्यों एक कंट्री एक खास वे में अगर बिहेव करते हैं तो वो क्यों करते हैं, वाई कंट्रीज बिहेव इन अ सर्टेन वे। तो इन सब का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमें कौन बताता है, इंटरनेशनल रिलेशन। और वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है जी, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, स्ट्रक्चरल लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट मॉडर्न थ्योरी, फेमिनिस्ट थ्योरी और मार्क्सिज्म। ये 9 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो इंशाल्लाह हम जरूर पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, स्ट्रक्चरल लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविस्ट, पोस्ट मॉडर्न, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म, और हमारे पास क्या है आखिरी बट नॉट द लीस्ट, मार्क्सिज्म या न्यू मार्क्सिज्म जिसे कहा जाता है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ईच एंड एवरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, वो एक प्रॉब्लम के डिफरेंट कॉजेज बता रहे होते हैं। Understand utility of IR had to understand the foreign policy of other countries. IR हमें बता रहा होता है एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को हम किस तरह समझें। फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री बनाता है तो क्यों बनाता है, कंट्री का स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है। अब स्ट्रेटेजिक कल्चर एक पूरी अपने अंदर एक दुनिया है जिसको आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टडी किया जाएगा। ठीक है, कि स्ट्रेटेजिक कल्चर क्या है कंट्री का, क्या कंट्री सिर्फ रैशनैलिटी की बुनियाद पर डिसीजन लेता है, या वहां पर कल्चर, इमोशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स का भी लेना देना है। क्योंकि बोला जाता है कि कंट्री एक अपनी नेशन स्टेट एक अपनी दुनिया में रहता है। ठीक है, क्या है जी, कंट्री एक अपनी दुनिया में रहता है। अगर यहां पर जुमला लिखा हो तो मैं आपको बताता भी हूं, जो मैं आपको असल में बताना चाह रहा हूं स्ट्रेटेजिक कल्चर के अंदर।
ये देखो, the behavior is determined what they think the world is like, not what is really like. नेशन स्टेट जो है वो जो समझते हैं कि दुनिया इस तरह काम करती है, उसी के मुताबिक वो डिसीजन लेते हैं बनिस्बत इसके कि वाकई ही दुनिया किस तरह काम कर रही है। ऑल्दो थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज है, इसको बड़ा डिटेल के अंदर स्टडी किया जाएगा, बट कहने का मतलब यह है कि इट इज नॉट अबाउट रैशनैलिटी। इसमें बिलीव्स का, वैल्यूज का, नॉर्म्स का, कल्चर का बहुत लेना देना है। यस, रैशनैलिटी का लेना देना भी है, बट दूसरी चीजों का लेना देना भी है। कंट्रीज थिंक दैट it is determined what the countries think that the world is like, not what is really like. ठीक है, बड़ा एक अच्छी फ्रेज थी जो मैंने आपको बताना चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है जी हमारे पास, हेल्प टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम को मदद करता है। किस तरह इंटरनेशनल सिस्टम को मदद करता है? इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। अगर यूनिपोलर वर्ल्ड होगी तो क्या इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी ज्यादा होगी या डोमिनेंस का खतरा आ जाएगा? इसी तरह अगर बायपोलर वर्ल्ड होगी तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ साउथ गैप को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, क्या रीजन है ये मैं आपको बता चुका हूं। डोमेस्टिक हैपनिंग्स विद इंटरनेशनल इवेंट्स, डोमेस्टिक हैपनिंग्स को इंटरनेशनल इवेंट से भी कनेक्ट कर रहा होता है। काफी दफा ऐसा होता है कि इवेंट तो डोमेस्टिक है लेकिन उसके इंटरनेशनल सिनेरियो से बड़ा जो है वो कनेक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की बात की, ऑल दो वो एक कंट्रीज का आपस में मामला था, लेकिन मैं उसको इंटरनेशनल सिनेरियो से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो काफी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्टेरियनिज्म है, हमारे मुल्क में काफी दफा सेक्टेरियनिज्म जब बढ़ जाता है तो ऑल दो वो हमारे मुल्क की इंटरनल प्रॉब्लम है, बट उसको रीजनल पॉलिटिक्स से और दूसरी चीजों से भी कनेक्ट करके आप डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं वो भी आपको आईआर बता रहा होता है। एंड ट्राई टू प्रोवाइड कलेक्टिव सोल्यूशन, वो कलेक्टिव प्रॉब्लम्स की कलेक्टिव सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करता है। ग्लोबल वार्मिंग एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है, उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। साइबर क्राइम कलेक्टिव प्रॉब्लम है, उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक नॉन ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। ये भी चीजें हमें इंटरनेशनल रिलेशन से पता चलती है जी। यहां तक क्लियर है जी, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। यहां तक कोई सवाल है तो पूछे जी। जय कुमार कह रहे हैं सर प्लीज डिफाइन यूनिपोलर और बायपोलर वर्ल्ड। जय कुमार ये डेफिनेशन है जो हम बैलेंस ऑफ पावर में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप अभी परेशान ना हो। लेकिन अभी आप अगर आप मुझसे समझना चाहते हैं तो यूनिपोलर का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑन अ सिंगल पोल, ऑन अ सिंगल नेशन स्टेट सिस्टम, ऑन अ सिंगल कंट्री। पावर की कंसंट्रेशन एक कंट्री के अंदर हो, एक कंट्री के पास हो, और कोई कंट्री उस कंट्री को चैलेंज नहीं कर पाए, वो इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है यूनिपोलर वर्ल्ड। जस्ट आफ्टर द डिमाइस ऑफ सोवियत यूनियन, यूएस ने जो 15-20 साल इंजॉय किए हैं वो यूनिपोलरिटी के थे। बायपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन टू पोल्स, इन टू नेशन स्टेट्स, इन टू कंट्रीज। पूरा कोल्ड वॉर का जो एरा था वो था हमारे पास बायपोलर वर्ल्ड, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो थी दो पोल्स में थी। एक का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे का नाम था जी हमारे पास सोवियत यूनियन। मल्टीपोलर वर्ल्ड होती है जहां पे दो से ज्यादा पावर कंसंट्रेशन हो, जो कि इस टाइम के ऊपर दुनिया जा रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। चाइना, यूएस, रशिया, इंडिया, ब्राजील, यूरोप। इसी तरह अगर आप 1815 की देखें, 1815 की से पहले की वर्ल्ड देखें, तब भी आपको जो है वो नेपोलियनिक वॉर्स में मल्टीपोलर वर्ल्ड नजर आएगी। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। अगर आप वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की वर्ल्ड देखें, वो भी आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड नजर आएगी। अच्छा जी, देन है जी हमारे पास आखिरी टॉपिक, क्योंकि वैसे ही टाइम ज्यादा हो गया हमारे पास, हम इसको करके फिर आज की डेमो क्लास को खत्म करेंगे, कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर क्या फर्क होता है। इंटरनेशनल सिस्टम का मतलब होता है कि कंट्रीज का आपस में रिलेशंस इतना हो कि वो एक दूसरे के डिसीजंस को इंपैक्ट कर पाए। अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे डिफरेंट कंट्रीज मौजूद हैं और दोनों उन कंट्रीज के दरमियान एक सर्टेन इंटरेक्शन है,
और वो इंटरेक्शन इस लेवल का है कि ये एक दूसरे के डिसीजंस को इंपैक्ट करते हैं, तो वो सिनेरियो इंटरनेशनल सिस्टम कहलाएगा। इंटरनेशनल सोसाइटी किसे कहते हैं? इंटरनेशनल सोसाइटी इंटरनेशनल सिस्टम से एक स्टेप आगे का पार्ट है। इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए पहले इंटरनेशनल सिस्टम का बनना जरूरी है, यानी कंट्रीज होंगे, उनके दरमियान एक सर्टेन लेवल का इंटरेक्शन होगा, इतना कि वो एक दूसरे के रिलेशंस को इंपैक्ट कर पाए। फिर वही कंट्रीज आपस में मिलके कुछ लॉज, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को बनाते हैं ताकि वो अपने रिलेशंस को रेगुलेट कर पाए और फिर अपने रिलेशंस उन लॉज, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स के तहत गुजारते हैं। ये चीज अगर मौजूद है, ये चीज कहलाती है इंटरनेशनल सोसाइटी। इंटरनेशनल सिस्टम पुराने जमाने भी मौजूद था, एम्पायर्स थी, एम्पायर्स के दरमियान रिलेशन था और ऐसा था कि एक का डिसीजन दूसरे के डिसीजन को इंपैक्ट करता था। अब क्या है, अब इंटरनेशनल सोसाइटी है क्योंकि उसके अंदर सिस्टम भी है और कंट्रीज ने आपस में बैठ के लॉज, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स को भी बना लिया है और अपने रिलेशंस उन लॉज, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग को रेगुलेट करते हैं। तो वी आर लिविंग बेसिकली इन इंटरनेशनल सोसाइटी, बट डिफरेंस यहां पे क्लियर करना जरूरी था इंटरनेशनल सिस्टम का और इंटरनेशनल सोसाइटी का। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों को तो आप करें काइंडली। जितने भी लोग मौजूद है, किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछे जी। Pakistan internal stability is dependent upon Afghanistan peace process of why US forced Pakistan to engage the peace of process. Pakistan wanted the peace, so there is no what to urge for USA. वकास यूएसए का लिए अफगान पाकिस्तान रिलेशन शुरू हो जाएगा। वकास यूएस का हमेशा कहना यह था कि पाकिस्तान तालिबानों के ऊपर सॉफ्ट है। यूएस हमेशा कहता था कि आप तालिबान के ऊपर ज्यादा फोर्स चलाएं, थोड़ा ज्यादा डंडा उठाएं इनके ऊपर और इनको ज्यादा आपने इंसेंटिव देने की जरूरत नहीं है, इनको आप पुश करें ताकि ये अफगान गवर्नमेंट के साथ और हमारे साथ बैठकर डील करें। वो बोल रहे हैं कि जब तक, क्योंकि पाकिस्तान बोलता था कि हमारा क्लाउड है, हमारा लेवरेज है तालिबान के ऊपर, तो यूएस कहता था कि आप उस लेवरेज को, क्लाउड को यूज करें और तालिबानों को टेबल पे लेकर आए, नहीं आ रहे तो हम इनको फोर्स करें, इनके खिलाफ एक्शन लें। ठीक है, तो वो इसलिए आपको पुश कर रहे होते थे कि आप तालिबानों को पुश करें ताकि वो टेबल के ऊपर आए और हमारी कंडीशंस के ऊपर पीस को इंश्योर करवाएं। ये पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए कौन सी अप्रोच प्रेफर करता है? देखो, दुनिया में बहुत सारी अप्रोचेस यूज हो रही होती हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट करोगे, हम रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को भी फॉलो कर रहे होते हैं। हम अपनी आर्म फोर्सेस को मजीद स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, हम न्यू वेपन्स भी ला रहे हैं, अल नसर ला रहे हैं, डिफरेंट वेपन्स हमारे पास आ रहे हैं, बाबर 3 है और डिफरेंट चीजें, हम उसको भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। साथ साथ हम लिबरल मॉडल भी अपना रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन जाए। एससीओ एक है जिसमें पाकिस्तान 2015 में मेंबर बना। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, पाकिस्तान चाहता है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी अच्छे हो, इकोनॉमिक रिलेशंस भी अच्छे हो, तो वो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है, तो मुख्तलिफ का ब्लेंड करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। व्हाट अबाउट हिस्ट्री ऑफ आईआर, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट? अली जफर भट्टी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आप हमारी नेक्स्ट क्लास तक मौजूद रहे। एवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ आईआर फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आप हमारे पार्ट का हिस्सा बनेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आप जो है वो मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक डेमो क्लास को हम यहां तक रखते हैं। अब आप फीस स्ट्रक्चर वगैरह सुन लें। ठीक है जी, फीस स्ट्रक्चर ये है, बहुत एक मिनिमम फीस रखी हुई हम लोगों ने, क्योंकि द एफर्ट्स वी पुट इन आवर स्टूडेंट्स इन आवर लेक्चर्स, वेरी फ्यू अकेडमीज, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू टीचर्स पुट सच एफर्ट्स। जो हमारे साथ करंट अफेयर्स में या कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं सितंबर सेशन के, जो उसमें है, वो बच्चे जानते हैं कि हम लोग कितना एफर्ट्स जो है वो पुट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, IR1 की फीस है हमारे पास 4000 रुपीज, IR2 की फीस है हमारे पास 4000 रुपीज। इसमें मजीद कमी नहीं होगी। हाँ, मैं आपको इतना लेवरेज दे सकता हूं कि आप पहले IR1 की फीस सबमिट करा दें और फिर जब IR1 खत्म हो तो IR2 की फीस सबमिट करा दें। ठीक है जी। जिन लोगों को नोट्स चाहिए कंपाइल हुए हार्ड कॉपी में, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान,
₹2000 के नोट हैं, IR1 IR2 के बड़े कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हर लेक्चर के बाद से ग्रुप में मैं 1 से 2 रिसर्च पेपर्स शेयर कर दिया करूंगा। IR1 जब खत्म होगा एक प्रॉपर मॉक होगा उसका, IR2 जब खत्म होगा एक प्रॉपर मॉक होगा। यानी अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे तो आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, लास्ट बात मैं आपको ये बताता चलूं कि वो बच्चे जिनका PMS होने वाला है नवंबर के अंदर, वी ट्राई आवर बेस्ट टू गेट दिस कोर्स कंप्लीट बिफोर देयर एग्जामिनेशन, और मॉक पेपर भी ले लें ताकि उनका कोर्स टाइम पर खत्म हो जाए और वो अपने पेपर्स को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अटेम्प्ट कर पाए। नहीं जी, सॉफ्ट फॉर्म में कोई भी ग्रुप शेयर नहीं होंगे जोहरा। सॉफ्ट में कभी भी नोट्स शेयर नहीं होंगे क्योंकि सॉफ्ट में हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, वो पे शेयर हो जाते हैं और दूसरी एकेडमीज हमारे नोट्स यूज करते हुए हमारे मेहनत को लेकर वो इशू कर रहे होते हैं। नोट्स आपके घर डिलीवर हो जाएंगे 1 या 2 क्लास के बाद इंशाल्लाह, तो आप परेशान मत हो, आप हमारे साथ सेशन लेती रहें। थैंक यू जी। अच्छा, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करानी है, यहाँ पे मैं आपको नंबर भी लिख देता हूं, वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, काइंडली व्हाट्सएप करिएगा और अपना नाम बताएं, अपनी 2-3 चीजें बताइएगा जी, ईमेल, अपना फुल नेम, ईमेल एड्रेस और अपना घर का एड्रेस, ताकि आपको नोट्स भी बुझाए जाए। ईमेल एड्रेस इसलिए ताकि आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाए, ठीक है। आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग का भी हम एक्सेस देते हैं ताकि जो बच्चे जो है वो जॉब वगैरह कर रहे हैं या किसी भी वजह से नेट की इश्यूज की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो बाद में लेक्चर को सुन पाए, ठीक है। सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट यू, टू गाइड यू इन एवरी पॉसिबल वे। और इंशाल्लाह IR के जिस दिन आखिरी क्लास होगी उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि आज आप बताएं कि आपके क्या अंडरस्टैंडिंग में, आपकी अप्रोच में क्या फायदा हुआ है, नहीं हुआ। आप सब लोग बोलेंगे कि सर बहुत फायदा हुआ और हमें एक डिफरेंट अप्रोच से चीजों को पढ़ने का मौका मिला, यह इस बात की गारंटी है। बाकी चीजें जो है वो हम इंशाल्लाह साथ साथ स्टडी करते रहेंगे। अच्छा जी, किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है जी, फिर हम क्लास को एंड करें। जी जरमान, आपकी आवाज, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही तो ये आपका मसला है, बाकी सब बच्चों को आवाज आ रही है जी। सबको आवाज आ रही है ना? वक्का, ओप्पो जिसके पास भी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर ही है, मैं खुद स्टूडेंट से बात करता हूँ तो यहाँ पर मौजूद है व्हाट्सएप नंबर, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन आप लोगों को? चलें जी। तो इंशाल्लाह हमारी कल जो है वो प्रॉपर क्लास है 2 घंटे की IR की। उसमें हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे कल की क्लास में, मैं आपको बता दूं। कल की क्लास में हम पूरा नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसका एवोल्यूशन और व्हाट आर द चैलेंजेस टू नेशन स्टेट सिस्टम क्या है, और क्या नेशन स्टेट सिस्टम सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्यों करेगा, नहीं करेगा तो आगे का सिस्टम क्या होगा, इसको स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी को स्टडी किया जाएगा। और जो है हम अपनी थ्योरीज को भी कल के पार्ट में स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम जो है वो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और लिबरल स्कूल ऑफ थॉट जरूर कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारी क्लास है जी 6 बजे से 9 बजे तक। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है आज अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें कम से कम और इनरोल हो जाएं। मुझे व्हाट्सएप का मैसेज कर दें, किसी को फीस का कोई इशू है तो मुझसे बात कर ले, मैं उससे डील कर लूंगा। जो भी आपके इश्यूज हैं आप मुझसे मैसेज करें, बात करें, इंशाल्लाह उसको सॉल्व किया जाएगा। That is it for today's class. My name is Agha Shahriyar Khan, and inshallah we will meet next class. Till then, Allah Hafiz and take care.